नमस्ते और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में सच में तहलका मचा कर रख दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई मजाक है या बस एक और इंटरनेट मीम है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, जो चीज महज एक सटायर या व्यंग्य के रूप में शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते युवाओं के गुस्से और उनकी हताशा को दिखाने वाले एक बहुत बड़े डिजिटल मूवमेंट में कैसे बदल गई, ये समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। तो चलिए आज इस कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इस वर्चुअल पॉलिटिक्स के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स। मतलब इस डिजिटल फिनोमेनन की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस कुछ ही दिनों के अंदर इस मूवमेंट ने इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ फॉलोअर्स का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। आप खुद सोचिए, देश की कई पुरानी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिशियल अकाउंट्स को भी यहाँ तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक इंटरनेट मीम से बनी इस पार्टी ने उन्हें रातों रात पीछे छोड़ दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये साफ दिखाता है कि ये मुद्दा लोगों के दिलों से, खासकर युवाओं से कितनी गहराई से जुड़ गया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, ये वायरल व्यंग्य आंदोलन। दूसरा, वो विवादित टिप्पणी। तीसरा, कॉकरोच के अपमान को एक पहचान में बदलना। चौथा, इनका व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। पांचवा, जेन जी की पॉलिटिकल भाषा। और छठा, इन मीम्स के पीछे छिपा असली गुस्सा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, द वायरल सटायर फेनोमेनन। अब इनका स्लोगन देखिए, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। ये कॉकरोच जनता पार्टी, या जिसे सीजेपी भी कहा जा रहा है, खुद को एक सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और बहुत ही गर्व से आलसी कहने वाला पॉलिटिकल आउटफिट बताती है। देखिए, ये एकदम साफ है कि ये एक सटायर है, एक तंज है। ये उन लोगों की आवाज बनने का दावा कर रहे हैं जिन्हें शायद मौजूदा सिस्टम ने कहीं भुला दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी स्पॉन्सरशिप के ये पूरी तरह से एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट है जो बड़े ही स्मार्ट तरीके से हमारे सिस्टम की खामियों पर चोट कर रहा है। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की गिनती हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले सीधा आसमान छू रही है, और वो भी बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी पीआर एजेंसी के और बिना किसी ग्राउंड कैंपेन के। लाखों युवाओं ने इनके मीम्स और स्लोगन्स को मेटा प्लेटफॉर्म्स और एक्स पर आग की तरह फैला दिया है। ये पुराने तरीके की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा डिजिटल वेकअप कॉल है कि आज का युवा अपनी बात रखने के लिए नए और बिल्कुल अलग मंच तलाश रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, द ट्रिगरिंग रिमार्क, वो विवादित टिप्पणी जिसने इस पूरे आंदोलन को शुरू किया। तो हुआ कुछ यूं था कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। उस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी की तरफ से एक मौखिक टिप्पणी की गई। सुनवाई में कुछ बेरोजगार युवाओं, सोशल मीडिया क्रिटिक्स और आरटीआई कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब जाहिर सी बात है, भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में देश की सबसे बड़ी अदालत से आई इस तरह की टिप्पणी ने युवाओं के एक बहुत बड़े वर्ग को आहत कर दिया। हालांकि अगले ही दिन चीफ जस्टिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया। उन्होंने साफ किया कि उनकी टिप्पणी का मकसद बेरोजगार युवाओं का अपमान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत और मीडिया जैसे प्रोफेशन में घुसपैठ करते हैं। बात तो साफ हो गई थी, लेकिन इंटरनेट की दुनिया की रफ्तार तो आप जानते ही हैं। जब तक ये स्पष्टीकरण बाहर आया, तब तक वो इमोशनल ट्रिगर अपना काम कर चुका था और ऑनलाइन दुनिया में एक बड़े लेवल का गुस्सा फूट चुका था। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, रिक्लेमिंग द कॉकरोच इंसल्ट। देखिए, साइकोलॉजी में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट होता है जिसे रिक्लेमिंग द इंसल्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए कोई पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल किया जाता है और वो ग्रुप उसी शब्द को अपनी पहचान बना ले, तो उस अपमान की ताकत ही खत्म हो जाती है। अब कॉकरोच शब्द वैसे तो एक कीड़े के लिए यूज होता है, राइट? लेकिन युवाओं ने इसे ही अपना नाम दे दिया, और इसी तरह एक अपमानजनक शब्द ने रातों रात लाखों हताश और निराश लोगों को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। और अगर आपको इस रिक्लेमिंग का सबसे शानदार नमूना देखना है तो इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें देखिए। एक गूगल फॉर्म के जरिए इसकी मेंबरशिप दी जाने लगी, लेकिन उसकी शर्तें इतनी अजीब और मजेदार थीं कि क्या ही कहें। शर्त ये थी कि मेंबर को अपनी मर्जी या मजबूरी से बेरोजगार होना चाहिए, उसे फिजिकली आलसी होना चाहिए, रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, उसमें प्रोफेशनली अपनी भड़ास निकालने का टैलेंट होना चाहिए। सच कहूं तो खुद पर हंसने की इस कला ने ही इस पूरे कैंपेन को इतना भयंकर वायरल कर दिया। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, द सैटिरिकल मैनिफेस्टो, यानी इनका व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। मजाक अपनी जगह है, लेकिन सीजेपी का ये 5 सूत्रीय घोषणा पत्र बहुत ही अग्रेसिव और पूरी तरह एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। इनकी पहली मांग देखिए, न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा जैसी पोस्टिंग ना मिले। दूसरी मांग, चुनावों में अगर वैलिड वोट करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा यूएपीए लगाया जाए। तीसरी, संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन हो। चौथी मांग, उन कॉर्पोरेट मीडिया चैनल्स के लाइसेंस रद्द हों जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और पांचवी, दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का सीधा बैन लगे। अगर आप ध्यान दें तो ये मांगे कोई मजाक नहीं है, ये सीधे तौर पर सिस्टम के करप्शन और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी पर एक बहुत गहरी चोट कर रही हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बातें हवा में नहीं हो रही। अभी हाल ही में जो नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ और उसके बाद कई छात्रों ने जो दुखद कदम उठाए, इन सारी घटनाओं ने इस असंतोष में आग में घी का काम किया है। जरा सोचिए, जब सिस्टम की विफलता के कारण कोई 17 साल का स्टूडेंट अपनी जान दे देता है तो जवाबदेही की मांग उठना तो लाजमी है ना। सीजेपी का ये आंदोलन इसी जमीनी हकीकत को सामने रख रहा है कि आज का युवा ये महसूस कर रहा है कि हमारा सिस्टम उन्हें कहीं ना कहीं नाकाम कर रहा है।
चलिए अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की, जेन जी की पॉलिटिकल लैंग्वेज। आजकल पीढ़ियों के बीच बातचीत का तरीका कैसे बदल गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल राजनीति, जहाँ फिजिकल रैलियां होती हैं, टीवी पर लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, पीडीएफ वाले घोषणा पत्र होते हैं और फेसबुक पर लंबे चौड़े सीरियस पोस्ट लिखे जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है जेन जी की पॉलिटिक्स, जो पूरी तरह से इंटरनेट पर ही पैदा हुई है। इनके लिए रैलियों की जगह इंस्टाग्राम रील्स ने ले ली है, भाषणों की जगह एआई से बने मीम्स हैं और लंबी लंबी अपीलों की जगह ले ली है डार्क ह्यूमर ने। ये नई पीढ़ी अपना विरोध जताने के लिए इन्हीं तेज और विजुअल तरीकों का जमकर इस्तेमाल कर रही है। और अब हमारा छठा और आखिरी पॉइंट, मीम्स के पीछे का असली गुस्सा। तो इन सारे मीम्स और इस डार्क ह्यूमर के पीछे आखिर कौन है? इस डिजिटल प्रोटेस्ट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिलिए अभिजीत डिक्के से। ये 30 साल के एक स्टूडेंट है जो बॉस्टन में पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। 16 मई को इन्होंने ही वो गूगल फॉर्म क्रिएट किया था जिसने इस पूरे कलेक्टिव गुस्से को एक दिशा दे दी। मतलब एक अकेले इंसान के एक छोटे से डिजिटल कदम ने ये साबित कर दिया कि लाखों युवाओं के अंदर पहले से कितना ज्यादा आक्रोश उबल रहा था। अभिजीत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। उनका कहना है कि जेन जी की ये जो जनरेशन है वो लंबे और सीरियस लेख लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी, बल्कि वो डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करेगी। और वो ये भी मानते हैं कि ये युवा डेमोक्रेसी को किसी भी और जनरेशन से बेहतर समझते हैं। वो सटायर या मजाक का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, ये अब उनकी सीरियस बातों को अनसुना कर देता है। और जब सीधी बात का कोई असर ना हो तो डार्क ह्यूमर और सटायर ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मजाक और व्यंग के पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी भी छिपी है। सीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके चेहरे छिपे हुए हैं। क्यों? ताकि उनका करियर सेफ रहे। खुद इसके फाउंडर को ये डर सता रहा है कि अगर वो वापस भारत आते हैं तो उन पर यूएपीए या एनएसए जैसे कड़े कानून लगाए जा सकते हैं। आजकल जिस तरह से आलोचकों और एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया जाता है, उससे एक बहुत गहरी थकान और डर का माहौल बन गया है। और यही वजह है कि ये पूरा मूवमेंट एनोनिमिटी यानी गुमनामी और सटायर की ढाल के पीछे से चलाया जा रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेटर के बाद एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। क्या मीम्स और इंटरनेट के दम पर चलने वाला ये आउटफिट बस एक गुजरता हुआ मजाक है, या फिर क्या सच में डेमोक्रेटिक जवाबदेही का कोई नया फ्यूचर हमारे सामने आकार ले रहा है? क्या पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को जिम्मेदार ठहराने का ये डिजिटल तरीका आगे चलकर एक परमानेंट आवाज बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही जरूरी और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।